हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पटना कलम चित्रकला। और इस टॉपिक से बीपीएससी के मेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस पटना कलम चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक नोट्स दिया गया है। ये एक्चुअली में सीएमई पटना जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है कॉम्पिटिशन मेड इजी पटना में, उनके द्वारा ही ये नोट्स प्रोवाइड कराया गया है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस वीडियो में हम हिंदी नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये मेंस जो सिलेबस है उसके अनुसार नोट्स नहीं बनाया है तो इस नोट्स से आप हेल्प ले सकते हैं। इस तरह के नोट्स आप तैयार कर सकते हैं जिससे कि आपको मेंस की परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं पटना कलम चित्रकला। तो पटना कलम चित्रकला देख सकते हैं, सीएमई का लोगो भी यहाँ पे दिया गया है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछा गया है। तो पहला है कि पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा है कि कंपनी शैली, कजली स्याही पद्धति, पटना कलम, पुरुषों की चित्र शैली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। ये दूसरे टाइप का इस टॉपिक से क्वेश्चन हो गया। तीसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आंचलिकता से क्या तात्पर्य है और इसके विशेष संदर्भ में पटना कलम एवं मधुबनी चित्रकला शैली की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पटना कलम चित्रकला से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं या पूछे भी गए हैं प्रीवियस जो भी मेंस के एग्जाम हुए हैं उसमें। तो आइए देखते हैं पटना कलम चित्रकला के बारे में। तो हम आंसर अगर लिखते हैं पटना कलम चित्रकला से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है उसमें हमें आंसर लिखना है तो क्या लिखा जाता है। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे उसका, उसके बाद उसकी विशेषताएं, और अंत में हम उसके एक कंक्लूजन दे देते हैं। एक समीक्षा के रूप में 2-4 लाइन में हम उसके कंक्लूजन को दे देते हैं। तो मुख्य रूप से भूमिका हम लिख लेंगे और समीक्षा लिख लेंगे। लेकिन विशेषताओं में एक्चुअली क्या रहता है, तो विशेषताओं में मेन रूप से जो पटना कलम है वो है, पहला है कि 18वीं से 19वीं सदी का परिवेश। दूसरा इसमें मिश्रित शैली थी, क्षेत्रीय इसका विस्तार था। चित्रों की अवस्थिति क्या थी, इसके बारे में भी कुछ डिस्क्राइब कर देंगे। चित्रों को जो बनाया जाता था, जो भी पिक्चर्स, उसके विषय वस्तु क्या रहते थे, इसके निर्माण पद्धति क्या थी, रंगों का प्रयोग किस तरह से किया जाता था, किस तरह से इसमें विविध चित्र बनाए गए थे। ये सारी विशेषताएं जो है हम आंसर के बॉडी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम भूमिका में देख लेते हैं। भारत एवं बिहार की कला परंपरा से पटना कलम आंचलिकता से प्रभावित एक लघु चित्रकला शैली है। तो पटना कलम चित्रकला कैसी चित्रकला है, तो ये एक लघु चित्रकला शैली है। रविन्द्रनाथ टैगोर नव्य कला आंदोलन के अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे चित्रकारों पर पटना कलम चित्र शैली का प्रभाव इसके महत्व का प्रमाण है। वर्ष 2010 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा बिहार की सांस्कृतिक धरोहरों के संबंध में जागरूकता के प्रसार की वृद्धि से पटना कलम चित्रकला शैली के चित्रों का कैलेंडर जारी किया है। तो ये भूमिका दिया गया है। नेक्स्ट है पटना कलम चित्रकला शैली की विभिन्न विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। तो आपने भूमिका पढ़ा कि किस तरह से किसी भी आंसर का, या पटना कलम चित्रकला ही है तो इसका भूमिका किस प्रकार से फ्रेम किया जाता है। और मात्र ये देखेंगे, अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो 3 से 4 या मैक्सिमम 5 लाइन में आपको ये भूमिका जो है ये लिख देना है। नेक्स्ट आते हैं आंसर के बॉडी पे, आंसर जो है उससे बीच में आप कैसे लिखेंगे। तो इसके जो भी विशेषताएं हैं इसको डिस्क्राइब करना है। तो विभिन्न विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला है 18वीं से 19वीं सदी का परिवेश। दूसरा है मिश्रित शैली, क्षेत्रीय इसका विस्तार, चित्रों की अवस्थिति, विषय वस्तु, निर्माण प्रक्रिया, रंग प्रयोग और विविध चित्र। तो इन सारे पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और हमारा इस तरह से जो आंसर है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो परिवेश में हम क्या लिखेंगे कि पटना कलम चित्रकला शैली की विशेषताएं अपने परिवेश से भी प्रभावित हैं। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियां कमजोर हुई तथा क्षेत्रीय तत्वों का विकास हुआ। इसका प्रभाव संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर भी पड़ा। चित्रकला के संदर्भ में राजस्थानी शैली, जिसमें कि है कोटा, बूंदी, किशनगढ़ी शैली आदि, पहाड़ी शैली, पटना कलम जैसी क्षेत्रीय चित्रकला शैलियाँ विकसित हुई। तो इस समय जो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जब उस समय केंद्रीयकरण की जब प्रवृत्तियाँ कमज़ोर हुई थी तो क्षेत्रीय तत्वों का विकास हुआ। क्षेत्रीय तत्वों का विकास होने के जो कि मुगल, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो मुगल दरबार था वहाँ पे कला के बहुत सारे शौकीन शासक हुए। तो इस तरह से इन तरह के जो कलाकार थे इनको अच्छा रोजगार मिल जाता था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही वीक रूलर्स की जो डायनेस्टी है वो शुरू हो गई। मुगल काल में बहुत सारे कमज़ोर शासक आने लगे।
तो इस तरह से ये जो भी कलाकार थे, ये अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपने कला का विस्तार करने लगे। और उसी का एक उदाहरण है पटना कलम शैली। वहाँ से जो भी कलाकार जो पटना के क्षेत्रों में आके रहे, वहाँ पे अपने कला का विस्तार किया, तो इसी तरह से उसका नाम पटना कलम शैली या पटना कलम चित्रकला नाम पड़ गया। इन शैलियों पर आंचलिक जनजीवन एवं संस्कृति का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस चित्रकला शैली के अन्य नाम कंपनी शैली, कजली स्याही शैली या पुरुषों की चित्रकला शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो परिवेश में आप ये सब लिख सकते हैं। और मिश्रित शैली ये कैसे है? तो पटना कलम के चित्रों को लघु चित्रकला की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही यह एक मिश्रित शैली मानी जाती है, जिसमें शामिल है स्थानीय शैली, मुगल शैली एवं ब्रिटिश शैली। एक तो वो मुगल के दरबार से आए थे, मुगल में पहले रहते थे, वहाँ से वो आए थे, तो इस तरह से उनके अंदर मुगल शैली भी थी। अब स्थानीय किसी जगह से वो बदल के दूसरे जगह पे आए, तो उस जगह के जो भी क्षेत्र हैं, उस जगह के जनजीवन पे आधारित, उस जगह के मनुष्यों पर आधारित, वहाँ पे उस तरह के चित्रकारी करने लगे, तो इस तरह से वो स्थानीय शैली हो गई। और ब्रिटिश का भी प्रभाव उस समय तक आ गया था हमारे देश में, तो वो ब्रिटिश से संबंधित भी कुछ चित्रों का जो है बनाते थे, तो इसे ब्रिटिश शैली का नाम भी दिया गया। तो ब्रिटिश शैली के प्रभाव के कारण कुछ समीक्षक इसे कंपनी शैली भी कहते हैं। तो ब्रिटिश शैली का इस चित्रकला पर प्रभाव हुआ, तो इस वजह से इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। और यह शैली मुगल शैली से प्रभावित तो है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। यह है कि मुगल शैली में जहाँ भव्यता का प्रदर्शन या चित्रण है, वहीं पटना कलम चित्र शैली में आम जनजीवन के चित्रण पर ध्यान दिया गया है, या समान शब्दों में कहा जाए तो आम जनजीवन का चित्रण किया गया है। वास्तव में यह शैली मूलतः स्थानीय तत्वों द्वारा प्रेरित है। तो मुगल शैली तो इससे एक तरह से कहा जाता है, लेकिन मुगल शैली में भव्य चित्रों का प्रदर्शन किया जाता था, लेकिन पटना कलम चित्र कला जो है, इसमें आम जनजीवन से संबंधित चित्रों को दर्शाया जाता था और लघु श्रेणी में चित्रों को बनाया जाता था। तो इस वजह से कह सकते हैं कि मुगल काल की जो चित्रकला थी और पटना कलम शैली जो है, इसमें इस बात का डिफरेंस है कि मुगल काल में भव्यता से संबंधित चित्रों का चित्रांकन किया जाता था, और पटना कलम शैली में जो है वो आम जनजीवन के चित्रण पर ध्यान दिया गया है, या समान शब्द में ये आम जनजीवन का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है इसका क्षेत्रीय विस्तार। तो क्षेत्रीय विस्तार हम देखेंगे, इसका नाम ही पटना कलम शैली पड़ा, यानी कि पटना के आसपास के क्षेत्रों में इस चित्रकला शैली की विस्तार थी। तो क्षेत्रीय विस्तार में है कि इस चित्रकला शैली का विकास मुख्यतः पटना एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। इसमें प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दानापुर, आरा, लोधी कटरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा आदि। देख सकते हैं किस प्रकार एक बिहार का छोटा सा मैप बना के गंगा नदी को बीचों बीच दर्शा के और इस क्षेत्र को दर्शा दिया गया है। तो इस तरह के मैप का आप अपने आंसर में प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह के मैप का यूज कर सकते हैं, ताकि जो आपका आंसर है वो और इफेक्टिव लगने लगे। तो ये पटना कलम शैली के मैप के माध्यम से भी दर्शाया गया है कि इन्हीं क्षेत्रों पर जो है वो पटना कलम शैली का मुख्यतः विस्तार था। अब चित्रों की अवस्थिति इसमें ऐसी रहती थी कि पटना कलम शैली चित्रकला शैली के अधिकांश चित्र जो है वो कागज पर बने होते थे। साथ ही कई चित्र चमड़ा, हाथी दांत, किसी धातु, शीशा आदि पर भी निर्मित थी। तो मुख्यतः जो है वो कागज पर बनाए जाते थे। इसके अलावा चमड़ा पर, हाथी दांत पर, धातु पर या शीशा पर भी इस तरह के चित्रों का निर्माण किया जाता था। विषय वस्तु देखिए अगर इस चित्रकला शैली को, तो विषय वस्तु के स्तर पर इस चित्रकला शैली के चित्रों को मुख्यतः 3 भागों में देख सकते हैं। तो इस चित्रकला की विषय वस्तु को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 विषय वस्तु है, कौन कौन से हैं? तो पहला है पारंपरिक या आम भारतीय जनजीवन का चित्रण। तो मुख्य रूप से किस विषय पर इस चित्र को बनाया जाता था? पटना कलम शैली को मुख्य रूप से किस विषय पर बनाया जाता था? तो पारंपरिक या आम जनजीवन का चित्रण, इसके आधार पर मानव चित्रण किया जाता था, और इसके साथ ही पक्षियों का चित्रण भी इसमें किया जाता था। अब पारंपरिक या आम भारतीय जनजीवन में क्या बनाया जाता था? तो इस प्रकार के प्रमुख चित्र हैं खेत जोतता किसान, मछली बेचती औरत, लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, लोहार, सोनार, रंगरेज आदि के चित्र। तो पारंपरिक भारतीय जनजीवन में ये सारे लोग आते हैं, आम जनजीवन में ये सारे लोग आते हैं। किसान है जो खेत जोत रहा है, मछली बेच रही है औरत, लकड़ी काटता हुआ बढ़ई है, लोहार है, सोनार है। तो इन सभी का जो है वो चित्रण किया जाता था आम जनजीवन में। और मानव चित्रण में क्या किया जाता था? तो इस प्रकार के चित्रों में मानव शरीर का विशेषकर मुखमंडल का बहुत ही कलात्मक चित्रण हुआ है। तो मुखमंडल पे विशेष ध्यान दिया गया है मानव के चित्र को बनाने में, जैसे कि गहरी आंखें, भारी भौहें,
नुकीली नाक, पतला चेहरा और पुरुषों की बड़ी मूछें आदि। पक्षी चित्रण, तो इस चित्र शैली में पक्षियों का भी सूक्ष्मतापूर्वक चित्रण है, जिसका प्रमुख लक्षण जीवंतता है। यानी कि इस तरह से सूक्ष्म रूप से उसका चित्रण किया गया है, पक्षियों का चित्रण किया जाता था, जैसे लगता था कि उसमें जीवंतता है या जैसे वो जीवित खड़े हैं। मुगल कला शैली में जहांगीरकालीन मंसूर जैसे चित्रकार का पक्षी चित्रण विशिष्ट है। तो मुगल कालीन जहांगीरकालीन में मंसूर जो चित्रकार था उसका भी पक्षी चित्रण जो है वो विशिष्ट है। नेक्स्ट है, इस चित्रकला की निर्माण पद्धति कैसी है। तो पटना कलम चित्रकला शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता चित्र निर्माण पद्धति से संबंधित है। सामान्यतः विभिन्न चित्रकला शैलियों में चित्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत पहले आरेख खींचा जाता है, फिर उसमें रंग भरे जाते हैं, परंतु यह चित्रकला शैली इस रूप में विशिष्ट है, जिसमें चित्रों का आरेखन एवं रंगन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं और इसके लिए ब्रश अर्थात तुलिका के माध्यम से आरेख निर्माण एवं रंग भरना साथ साथ होता है। तो आमतौर पर पहले सभी चित्रों को बनाने में क्या किया जाता है कि पहले हम किसी चीज़ का जो है बाउंड्री देते हैं, पहले हम बाउंड्री देंगे, आरेख बनाएंगे, फिर उसमें चित्र का निर्माण करेंगे, फिर इसमें रंग भरा जाएगा। लेकिन पटना कलम चित्र शैली जो थी, इसमें क्या किया जाता था कि इसमें जो है वो बाउंड्री बनाने का कार्य, चित्र बनाने का कार्य और उसमें रंग भरने का कार्य, ये सभी कार्य जो है वो एक ही साथ किए जाते थे। यानी कि इसमें बाउंड्री या आरेख का निर्माण जो है वो नहीं पहले किया जाता था, सभी काम जो है वो एक ही साथ कर लिए जाते थे। चित्रों के निर्माण की यह विशिष्ट पद्धति कजली स्याही पद्धति के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो चित्र बिना आरेख खींचे हुए एक ही साथ पिक्चर बना के एक ही साथ उसमें रंग भरना, और इस पद्धति को क्या कहा जाता है, तो कजली स्याही पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस चित्रकला शैली में एक और ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें लैंडस्केप अर्थात बॉर्डर एवं बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि का अभाव दिखाई पड़ता है। यानी कि इस तरह के चित्रों में किसी भी बैकग्राउंड पे ध्यान नहीं दिया गया, बस डायरेक्ट चित्र को दिखा दिया गया है। इस तरह फिगर में आप देख सकते हैं किस तरह से पक्षी का और खेत जोतते हुए किसान का चित्रण किया गया है। इस शैली के चित्रों पर मुख्यतः जो है वो गहरे रंगों जैसे गहरा लाल, गहरा भूरा, गहरा पीला, गहरा नीला आदि का प्रयोग दिखता है तथा ये रंग कृत्रिम रूप से निर्मित है। तो रंग प्रयोग इस चित्र शैली में कैसी थी, तो गहरे रंग का प्रयोग किया जाता था। लाल, हरा, भूरा, पीला, नीला, ये सब गहरे डार्क कलर में इस्तेमाल किए जाते थे। तो इस चित्रकला शैली में रंगों का प्रयोग जो था वो गहरे रंगों से संबंधित है। नेक्स्ट है, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो प्रमुख कलाकार इसमें देखा जाए तो इसे मुख्य रूप से आपने आगे पढ़ा कि इसे पुरुषों की चित्र शैली कहा जाता है। तो इसमें पुरुषों के चित्रकला शैली कहा जाता है, तो इसमें पुरुष ही मुख्य चित्रकार होंगे। और चित्र का इसका स्वरूप क्या था ये आगे हम देखते हैं। तो पटना कलम चित्र शैली को पुरुषों की चित्र शैली भी माना जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश चित्रकार पुरुष हैं। इस चित्र शैली में समय समय पर कुछ चर्चित कलाकार हुए, जिसे हमने निम्नलिखित सारणी में देख सकते हैं। तो कुछ चित्रकारों का नाम दिया गया है, उनसे संबंधित विशेषता दिए गए हैं। तो 18वीं सदी के चित्रकार हुए पटना कलम के सेवक राम। इनकी विशेषता क्या है, तो ये इस शैली के प्रारंभिक चित्रकार थे। 19वीं सदी के कुछ चित्रकार हुए, पहले हैं हुलास लाल। तो इनकी विशेषता है कि होली, दिवाली आदि हिंदू त्योहारों का उल्लासपूर्ण एवं जीवंत चित्रण इन्होंने किया। ये मुख्य रूप से हिंदू त्योहारों का चित्रण करते थे। नेक्स्ट है महादेव लाल। तो ये रागिनी गंधारी का चित्र, जिसमें नायिका के विरह का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो ये रागिनी गंधारी के बारे में इसका चित्रण किए थे। अजंता के गुफा संख्या 16 में चित्रित मरणासन राजकुमारी से इसकी तुलना जो है वो देखा जाता है। नेक्स्ट है माधवलाल। तो वीणा बजाती विरहनी नायिका से संबंधित इन्होंने चित्रकारी की है पटना कलम शैली में। शिवदयाल ने क्या किया है, तो मुस्लिम निकाह से संबंधित चित्र, गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक, जिसमें कलाकार हिंदू परंतु मुस्लिम परंपरा का चित्रण किया गया है। तो ये हिंदू कलाकार हैं, लेकिन इन्होंने मुस्लिम परंपरा का चित्रण किया है, जैसे कि जायसी मुस्लिम कवि, परंतु इन्होंने हिंदू परंपराओं का चित्रण किया। तो ये शिवदयाल थे, पटना कलम चित्रकला 19वीं सदी के ये चित्रकार थे, और इन्होंने मुस्लिम निकाह से संबंधित चित्रण किया है पटना कलम शैली में। ये जो थे वो कलाकार हिंदू थे, लेकिन इन्होंने मुस्लिम परंपरा का चित्रण किया है। ठीक वैसे ही जैसे कि मालिक मोहम्मद जायसी, जो कि एक मुस्लिम कवि था, परंतु हिंदू परंपराओं का इसने चित्रण किया है।
नेक्स्ट है यमुना प्रसाद, जिसमें कि बेगमों की शराबखोरी का चित्रण किया गया है। 20वीं सदी के कुछ लेखक हैं राधा मोहन बाबू, तो इन्हें पटना कलम का पारखी माना जाता है। छवि चित्रण के आचार्य पटना कलम महाविद्यालय की ये संस्थापक है। ईश्वरी प्रसाद है कि इनके शैली के अंतिम दौर के कलाकार। इनके कलकत्ता निवास के कारण इस शैली का एक अन्य केंद्र कलकत्ता भी बना। तो ईश्वरी प्रसाद कहाँ के थे? कलकत्ता गए थे, और कलकत्ता होने के वजह से जो है इनका जन्म जो है इनका निवास स्थान कलकत्ता होने की वजह से इस शैली का एक अन्य केंद्र कहाँ बन गया? कलकत्ता में भी बन गया। अब इसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पटना कलम चित्रकला की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो आलोचनात्मक समीक्षा और फिर लास्ट में निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, इसे देखते हैं। तो उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 18वीं सदी के में मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में जब चित्रकला की केंद्रीय शैलियाँ शिथिल पड़ रही थी, तब पटना कलम जैसी चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों के माध्यम से चित्रकला अपने आंचलिक स्वरूप में विकसित होता रहा। इस चित्रकला शैली के द्वारा विभिन्न शैलियों के मिश्रण से चित्रकला के सम्मिश्र या समन्वित स्वरूप को आधार मिला। इस शैली की विशेषता न सिर्फ इसके विशिष्ट निर्माण पद्धति को लेकर रही, बल्कि इसमें तत्कालीन आम जनजीवन के तत्वों का भी बहुत ही सूक्ष्मता से चित्रण हुआ। यह बात किसी भी काल के कला शैली के आदर्श तत्व होता है। इस चित्र शैली के चित्रों में लोक संस्कृति के तत्व, मानव व्यवहार एवं भावनाएं, विशेषकर विरह का मार्मिक चित्रण तथा हिंदू मुस्लिम समन्वय जैसे तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। इन सबके बावजूद कला समीक्षकों ने कुछ बिंदुओं पर पटना कलम चित्र शैली की आलोचना भी की है। जैसे तो सबसे पहले से ही आपको आंसर लिखने में आपको ये पैराग्राफ पढ़ने से क्या सीखने को मिलता है कि जो भी आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट आपको आलोचना से ही शुरू नहीं करना है, कुछ उसके कला के बारे में, कुछ उसकी विशेषताओं को भी बताते हुए चलना है। और विशेषताओं लिखने के बाद आपको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि इसमें दिया है कि कुछ कला समीक्षकों ने कुछ बिंदुओं पर इस चित्र शैली की आलोचना की है। जैसे पहला है कि चित्रों में लैंडस्केप, बॉर्डर, सीमांकन तथा बैकग्राउंड और पृष्ठभूमि का प्रयोग नहीं होना। सामान्यतः अधिकांश चित्रकला शैली में यह प्रयोग दिखाई पड़ता है, परंतु पटना कलम चित्र शैली में इसका अभाव है। ये जो दिए गए इसे आप पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें तो पैराग्राफ के रूप में दिया गया है, लेकिन अगर आप इसे पॉइंट वाइज लिखेंगे तो और अच्छा माना जा सकता है। कई कला समीक्षकों ने इस संदर्भ में यह पक्ष रखते हैं कि इस चित्र निर्माण में कम खर्च के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। साथ ही इस चित्र शैली के चित्र आम जनजीवन के अभिव्यक्ति के उद्देश्य से बनाए गए हैं। तो ये कुछ इसके आलोचनात्मक दिए गए हैं कि इसमें जो है वो बाउंड्री का, सीमांकन का, बैकग्राउंड का प्रयोग नहीं किया जाता था। और यह भी कहा गया है कि इसमें कम खर्च हो, इस वजह से इसे इस तरह से इस चित्रकला का निर्माण किया जाता था। कुल मिलाकर पटना कलम चित्र शैली न सिर्फ बिहार की गौरवशाली परंपरा वरन भारतीय कला परंपरा की भी अमूल्य धरोहर है। इस शैली के चित्र अपने विषय वस्तु में समान जनजीवन को सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। उससे इस शैली के चित्रों की प्रासंगिकता हमें हमेशा बनी रहने की संभावना है। तो ये आपका हो गया कंक्लूजन आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से इसमें लिखा गया है। इसी तरह से आप भी अपने कंक्लूजन को छोटा और बढ़िया रखने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो पटना कलम चित्र शैली जो CME के द्वारा ये नोट्स दिया गया है ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी से संबंधित इसी के जैसा आप अपना भी नोट्स तैयार कीजिए। इसका मैं इंग्लिश वर्जन वाला भी जल्दी ही लेकर आऊँगी इसका वीडियो। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।